सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पिछले प्रकरण में हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 4 माटी वाली का पठन किया था और हमने उसमें आपको उसके सारांश के विषय में बताया था कि माटी वाली पाठ में आखिर उसके लेखक ने हमें क्या बताना चाहा है। उसके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं और मैंने आपको विभिन्न चित्र माटी वाली पाठ के दिखाए थे। ये सब माटी वाली पाठ संबंधित कुछ चित्र हैं कि ये एक औरत की कहानी है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत मेहनत करती है, घर घर जाकर माटी बेचकर आती है और उसको इतना भी नहीं मिल पाता कि जिससे वो ढंग से अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन कर सके, लेकिन फिर भी वह मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटती और वह अपने पति के लिए बहुत मेहनत करती है। लेकिन अंत में पाठ के हमने ये पढ़ा था कि इस कहानी इस लेखक के माध्यम से विद्यासागर नौटियाल जी ने गरीब इंसानों के दुखों को जिस प्रकार से उजागर कर उनको बताना चाहा है वो वाकई ही बहुत मार्मिक दृश्य है। अगर हम उसको महसूस करें तो वाकई हम अंदर तक मतलब हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कैसे वह लोग अपनी जीवन यापन कितनी कठिन परिश्रम करके कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे और कैसे वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। उनके पास पैसे नहीं हैं, खाने को रहने को जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वे जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन तो जीना ही है। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहाँ उसे ना जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने उस काम को करने वाली वे अकेली है। ये उस औरत की कहानी है, उस स्त्री की कहानी है जो कौन सा शहर है? सेमल का तप्पड़ मोहल्ला। सेमल शहर का तप्पड़ मोहल्ला, उसमें वो आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसके दोनों हाथों में कंटर है जो उसने अपने सिर पर रखा हुआ है और वह माटी वाली के नाम से प्रसिद्ध है। टिहरी शहर में कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ वो उसे ना जानती हो और वहाँ के लोग उसे ना जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, वे बच्चे तलक वह सबको जानती थी और सब उसे जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने का काम वह अकेली ही करती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, मीन्स उसका कोई साथी नहीं था जो वहाँ पे और भी कोई इसी काम को करता हो। वो इस काम को करने वाली उस गांव में अकेली थी। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई एक घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, उसके साथ कार्य करने वाला कोई नहीं था, वह अकेली थी उस कार्य को करने वाली। तो ऐसा लगता था कि अगर वो ना हो तो शायद टिहरी शहर के घरों में चूल्हा तक ना जले, क्योंकि अगर वो मिट्टी नहीं पहुंचाएगी तो चूल्हे कैसे लिपे जाएंगे और जब चूल्हे लिपे नहीं जाएंगे दोबारा चूल्हे जलेंगे कैसे। तो उसके साथ कोई काम अगर वो ना होती वहाँ तो शायद टिहरी शहर के घरों में चूल्हों का जलना मुश्किल हो जाता। वह ना रह रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। और ऐसा समझा कि वहाँ रह रहे लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद चूल्हे चौकी की लिपाई जिस मिट्टी से करी जाती थी उसकी समस्या भी पैदा हो जाएगी। जब मिट्टी नहीं होगी तो लोग अपने घरों की लिपाई कैसे करेंगे। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। भोजन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ना व्यक्ति जीवित रह सकता है और ना ही हम एक वक्त भी भोजन के बिना जी सकते हैं।
भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या क्या थी? पेट भरना। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। घर में हर वक्त लाल मिट्टी ज़रूर मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा चूल्हे चौकों को लीपने में 2 साल के मकान के कमरों की दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर घर में सिर्फ भोजन बनाना ही काम नहीं है, चूल्हे जलाना ही काम नहीं है, चूल्हे जलाना ही सिर्फ काम नहीं है, बल्कि मकान की लिपाई हर साल 2 साल में मकान की लिपाई के कमरों में दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। उस टिहरी शहर में तो कई माटा खान मीन्स जहाँ से वो मिट्टी लेकर आती थी और लोगों के घरों में बांटती थी। भागीरथी और भिलांगना, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। टिहरी शहर भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तट पर बसा हुआ शहर है और वहाँ की मिट्टी इन दोनों नदियों की तटों की मिट्टी इतनी रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम करना आसान नहीं है और ना ही उसे किया जा सकता है। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। किराएदार क्या है? किराएदार रोज ना रोज अपना घर बदलते रहते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी इस शहर से तो कभी दूसरे शहर। और जब वह लोग आने वाले जो भी उस शहर में नए आने वाले किराएदार होते हैं, वह भी एक के बाद एक अपनी घर की आंगन में जब उसे देख लेते हैं तो वह उसके ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटेकत की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, घर घर जाकर माटी बेचने वाली, मिट्टी बेचने वाली जो हरिजन बुढ़िया थी, जिसे वो जात की हरिजन थी और उसका कद कैसा था? नाटा। वो बहुत नाटे कद की थी, बहुत छोटी हाइट की थी और वो किस नाम से जानी थी? वह हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। सिर पर आपने देखा होगा, अधिकांश जब सब्जी वाला आता है या कुछ भी बेचने वाला आता है तो वह सूती कपड़ा किसी भी रंग का वो गोल गोल लपेटे रहता है और वह उसे अपने सिर पर टिका लेता है ताकि उसके सिर पर अगर वो टोकरा या कनस्तर कुछ भी रखता है। तसला मजदूरों को भी देखा होगा आपने कि मजदूर लोग, श्रमिक लोग जो काम करते हैं, वो अपने सिर पर क्या करते हैं? वो अपने सिर पर एक वो गोला सा घेरा सा बनाकर कपड़े का रख लेते हैं जिसके ऊपर वो आसानी से कोई भी चीज़ टिका पाते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें कहा गया है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह, कंटर मीन्स कनस्तर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर उसके सिर पर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। कभी भी उस कंटर में, उस कनस्तर पर किसी ने भी किसी भी प्रकार का ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। उसके ऊपर अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन की काट कर निकाल फेंकती है। जब भी वह उसका कनस्तर ख़राब हो जाता है और वह नया कनस्तर लेती है तो वह दुकानदार से ही उसके ऊपर लगे हुए ढक्कन को निकालने को कह देती है और वह उसको काट कर फेंक देती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी जो रहती है, क्योंकि अगर उसके ऊपर ढक्कन रहेगा तो उसमें मिट्टी भरना और मिट्टी निकालना, फेंकना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन वह इसलिए उसका ढक्कन निकाल कर तोड़कर फेंक देती है ताकि मिट्टी को भरने में और मिट्टी को पलटने में कोई दिक्कत ना हो। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई, वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। इतने में मैंने आपको बताया था कहानी में भी कि उसके कंटर को जमीन, जैसे ही उसने कंटर कनस्तर को अपने ज़मीन पर रखा, इतने में एक 9-10 साल की लड़की जिसका नाम कामिनी था, वह दौड़ती भी उसके पास पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई।
बोली, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। वो कौन बोला? माटी वाली। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने में उड़ेल देने को कह दिया। उस घर की मालकिन जो उस कामिनी लड़की की माँ थी, उसने उस घर की मालकिन ने उसको माटी वाली को बोला कि अपने कंटर की जितनी भी मिट्टी है वो मेरे कच्चे आंगन के कोने में उड़ेल दे। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। और उसकी माँ बोलती है उससे, माटी वाली से, कि तू बहुत भाग्यवान है। उसको भाग्यवान कहकर संबोधित कर रही है और कह रही है कि तू सही वक्त पर आई है, क्योंकि चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आते हैं खाते वक्त, और जो खाते वक्त हमारे घर में आते हैं वो हमारे घर में भाग्यवान कहलाते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां भी लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। उसने उसको चाय दी और चाय के संग उसके घर में 2 रोटियां बची हुई थी, उसने उसको वो भी खाने के लिए दे दी और वह उसे सौंप कर वह मालकिन दोबारा अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। माटी वाली के पास अपने अच्छे, क्योंकि वह सारा दिन काम में लगी रहती थी, इसलिए वह अपने अच्छे वक्त और बुरे वक्त, मीन्स अच्छे भाग्य और बुरे भाग्य के बारे में कभी सोच नहीं सकती थी। उसको समय ही नहीं मिलता था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। जैसे ही वो, क्योंकि उसको अपने बारे में सोचने के लिए कभी वक्त ही नहीं मिलता था, जैसे ही वो मालकिन अपनी रसोई में घुसी, तैसे ही उसने, माटी वाली ने इधर उधर तेज अपनी निगाहें दौड़ाई। और हाँ, वह इस वक्त वह अकेली थी। जहाँ पर वो आंगन में, कच्चे आंगन, मिट्टी के आंगन में बैठी थी, वहाँ वो अकेली बैठी हुई थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों की हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकेरा खुल जाने के बाद वह पुरानी चादर के एक फटे हुए टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। उसने क्या किया, जैसे ही उसने पाया उसे कोई नहीं देख रहा है, उसने फौरन अपने सिर पर डिल्ले मीन्स मैंने आपको बताया ना, वो कपड़ा गोल गोल जो बनाकर सिर पर रख लेते हैं, उसने उसको हड़बड़ी में एक झटके में खोला। और जब उसने उस कपड़े को खोला तो उसे बिल्कुल सीधा कर दिया। और फिर ये कह रहा, वो बिल्कुल सिंपल, जैसे वो अपनी कंडीशन में था, वो पहला कपड़े के रूप में था, वो ऐसे ही आ गया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। और जो उसने डिल्ला बनाया हुआ था अपने सिर पर रखने के लिए, वो किस चीज़ से बनाया हुआ था? चादर, किसी पुरानी चादर के फटे हुए टुकड़े से उसने वो डिल्ला बनाया हुआ था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। और इतने में मालकिन वहाँ बाहर आती। जो मालकिन ने उसको 2 रोटी खाने के लिए दी थी, उसने क्या किया, उसमें से एक रोटी ली और उसने उस कपड़े की पर लपेट कर गांठ बांध दी ताकि उसे कोई देख ना सके। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी और ऐसा लग रहा था मैं मुंह ऐसे चला रही थी जैसे वाकई वह रोटी खा रही है। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। अब फिर वो दोबारा उसके लिए चाय लेकर आई। और चाय किस में लेकर आई थी? वो पीतल के गिलास में चाय लेकर आई थी। उसे वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया और उसने वह अपना गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इस चाय के साथ निकल जा। और बोली कि सद्दा बासी मीन्स साग, बासी साग भी कुछ भी नहीं रखा है इसके रोटी के संग खाने के लिए, ले तू इन रोटियों को इस चाय के संग निगल ले, मीन्स खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर पर पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। और उसने क्या किया, वो जो कपड़ा था जिसमें उसने रोटी लपेटी थी डुल्ले का, उसने उसकी एक छोर पकड़ी और पूरा ही गोलाई से वो पीतल का गिलास जो था उसने उस कपड़े में लपेट कर उसको अपने हाथ में पकड़ लिया, अपने होठों में गिलास के किनारे को छुआने से पहले। और उसने क्या किया, अपने होठों से उस गिलास के किनारे को छुआने लगी और बोली। और क्या किया, उसने छुआया और शुरू में उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूकने मारने लगी। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम कोई खाना या कोई चीज़ गर्म होती है उस पर फूक मारते हैं तो आवाज़ निकालते हैं, ऐसे करके हम लोग उसमें आवाज़ निकालते हैं। ऐसे उसने क्या किया, उसने सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूके मारने की वो आवाज़ निकालने लगी चाय को ठंडा करने के लिए। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। और फिर जब चाय थोड़ी ठंडी हो गई तो उसने एक रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे वह चाय सुड़कने लगी, मीन्स पीने लगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी बची हुई कहानी को हम अगले प्रकरण में भाग में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ना, आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी।
और आपको इसके संग जो वर्कशीट दी जाएगी वह भी आपको पूरी करनी है। ध्यान लगा कर पढ़िए।